आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा कुंजी पर। दोस्तों, आज हम हरियाणा जीके का मॉक टेस्ट नंबर 3 लेकर आए हैं। चलते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हर्ष के समय भूमि कर कितना था? ऑप्शन रहेंगे हमारे पास 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। दोस्तों, इसका आंसर रहेगा हमारे पास 1/6। दोस्तों, हर्ष के समय जो कर देने की थी 3 विधियाँ होती थी। उनमें से पहली थी भाग विधि, दूसरी थी हमारे पास बलि विधि और तीसरी थी हमारे पास हिरण्य विधि। दोस्तों, भाग विधि में जो कर था वो अनाज के रूप में दिया जाता था और जो बलि विधि थी उसके अंदर जो कर था वो उपहार के रूप में दिया जाता था और हिरण्य विधि थी उसके अंदर नगद के रूप में कर दिया जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में हरियाणा का क्या नाम उल्लेखित है? ऑप्शन है कि हमारे अभिरियाणा, रजत हरियाणे, सप्तऋषि, हरियाल। दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास रजत हरियाणे। दोस्तों, ऋग्वेद में हरियाणा को रजत हरियाणे या रज हरियाणे के नाम से उल्लेखित किया गया है। दोस्तों, इसका जो उल्लेख है ऋग्वेद में 8वें मंडल में किया गया है। अगर 8वें मंडल की डिटेल में जाने तो 25वें श्लोक में ऋचा संख्या 22 में इसका उल्लेख है। दोस्तों, जो हमारे पास हरियाल है ये यदुनाथ सरकार ने कहा था और जो हमारे पास अभिरियाणा है, अभिरियाणा को हमारे पास बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को अभिरियाणा कहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ऑप्शन है गुंजन शाह, सप्तवर्ण, फिरोज शाह और ग्रह वर्मा। दोस्तों, इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ग्रह वर्मा। दोस्तों, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। ये जो ग्रह वर्मा है ये मोखरी वंश के शासक थे और ये कन्नौज के राजा थे और इनकी जो हत्या है वो शशांक जो कि बंगाल का राजा था और मालवा के राजा देवगुप्त ने इसकी हत्या कर दी थी। दोस्तों, शशांक ने ही जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसका जो वृक्ष था बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीसरी और चौथी शताब्दी के 2 अभिलेख कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन रहेगा गोवाना, बी रहेगा जगाधरी, सी तोसाम और डी रानिया। दोस्तों, तीसरी और चौथी शताब्दी के 2 अभिलेख की जानकारी हमें तोसाम से मिलती है। दोस्तों, ये जो तीसरी और चौथी के जो अभिलेख है ये गुप्तकालीन अभिलेख हैं और इनका जो निर्माण है वो सोमसर्त नामक युग के द्वारा 2 तालाब व एक मंदिर की जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार के बाद उसे कहां पर पकड़ा गया था? दोस्तों, ऑप्शन रहेगा हमारे पास हिसार, सरसा, रोहतक और रेवाड़ी। दोस्तों, तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो 1191 में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी। दोस्तों, अगले ही साल 1192 में जो दूसरा जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान जो है युद्ध स्थल से भाग जाते हैं और उनको सरसा में
पकड़ा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन किस नदी के तट पर हुए युद्ध में पराजित हुआ था? दोस्तों, हर्षवर्धन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है जमुना, बी गंगा, सी नर्मदा, डी यमुना। दोस्तों, हर्षवर्धन का जो युद्ध है वो 634 और 635 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय के साथ होता है, और वह जो युद्ध है वो नर्मदा नदी के तट पर हुआ है। और दोस्तों, इस युद्ध में हर्षवर्धन की हार हो जाती है, जिसका वर्णन ऐहोल अभिलेख में मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, राय मुकुंदास का महल किसके दीवान का था? जो मुकुंदास का छत्ता के बारे में पूछा गया दोस्तों, इसके ऑप्शन है कि हमारे पास शेरशाह सूरी, शाहजहां, हुमायूं और नाहर सिंह। दोस्तों, जो इसका आंसर रहेगा हमारे पास वो रहेगा शाहजहां। जो मुकुंदास का जो महल है उसको हम बिरबल का छत्ता भी कहते हैं, और यह एक 5 मंजिला इमारत है, और यह मुगल स्मारकों में सबसे बड़ा इमारत है, और इसका जो निर्माण है वो राय ने करवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, खिजर खां का मकबरा किसके वंशज ने बनवाया था? ऑप्शन है कि हमारे पास हुमायूं, बी शाहजहां, सी नाहर सिंह, डी शेरशाह। दोस्तों, इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास वो रहेगा शेरशाह। जो खिजर खां का मकबरा है वो सोनीपत में है, और इसका जो निर्माण है वो शेरशाह के वंशज ने करवाया था, और यह पठान शैली में निर्मित है। नाहर सिंह का किला बल्लभगढ़ में है। हुमायूं की हवेली फतेहाबाद में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है, आज भी सबसे प्राचीन किलों में बचा हुआ जिसको हडसन देखकर चकित रह गया था, उस किले के बारे में पूछा है। कन्नौज का किला, बुढ़िया का किला, माधोगढ़ का किला और छछरौली का किला। दोस्तों, HSC ने भी अभी रिसेंटली इस क्वेश्चन को पूछा है। दोस्तों, इसका आंसर रहेगा हमारे पास कन्नौज का किला। जो कन्नौज का किला है उसी को देखकर ही हडसन चकित रह गया था। और दोस्तों, जो कन्नौज के किले का जो निर्माण है वो तात्या टोपे ने करवाया था। और जो छछरौली का किला है वो हमारे पास यमुनानगर में रहेगा। बुढ़िया की किला है वो भी यमुनानगर में रहेगा, और माधोगढ़ का किला है वो हमारे पास रहेगा महेंद्रगढ़ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, काबुली बाग मस्जिद किस काल की एक सुंदर कला का उदाहरण है? ऑप्शन है मौर्यकालीन, गुप्तकालीन, मुगलकालीन, उपरोक्त सभी। दोस्तों, जो काबुली बाग की मस्जिद के बारे में पूछा गया है, दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास मुगलकालीन। दोस्तों, जब हमारे पास पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, तब इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है, जिसके बाद वहाँ पर बाबर के द्वारा काबुली बाग का निर्माण करवाया जाता है। दोस्तों, काबुली बाग को ही जो मुगल वास्तुकला की सबसे श्रेष्ठ कृति बताया है, और वो बताया है हमारे पास डेविस रोस ने। जो डेविस रोस है उन्होंने काबुली बाग मस्जिद को मुगल वास्तुकला की सबसे श्रेष्ठ कलाकृति बताया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने कौन से दुर्ग का
विस्तार से वर्णन किया है? ऑप्शन रहेगा हमारे पास थानेसर दुर्ग, बी गोपालगिरी का दुर्ग, सी गोकर्ण दुर्ग और डी अमीन दुर्ग। दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास वो रहेगा थानेसर दुर्ग। थानेसर दुर्ग का बाणभट्ट ने अपने जो बुक है उसके अंदर वर्णन किया है। और गोपालगिरी का दुर्ग जो है वो गुड़गांव के अंदर है, जिसका निर्माण बलबन ने करवाया था। गोकर्ण का तालाब के बारे में तो रोहतक के बारे में है। और अमीन हमारे पास कुरुक्षेत्र में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, पानीपत में कौन सा प्रसिद्ध मकबरा स्थित है? ऑप्शन रहेंगे पुल ओलिया, इब्राहिम खान, हजरत शाह, इब्राहिम लोदी। दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास वो रहेगा इब्राहिम लोदी। दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में जब इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है तो उसका मकबरा पानीपत के युद्ध स्थल में ही बना दिया जाता है। और जो सल्तनत काल का वह प्रथम राजा था जिसका युद्ध स्थल के अंदर ही मृत्यु हो गई थी और उसका मकबरा बनवाया गया था। दोस्तों जो इब्राहिम खान का मकबरा है वो नारनौल में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में कब शामिल किया? ऑप्शन है कि हमारे पास 1955, 1956, 1958, 1960। दोस्तों शेख चिल्ली के मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में 1958 में शामिल किया गया था। दोस्तों जो शेख चिल्ली है ये शाहजहाँ के गुरु थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तालाबों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन रहेंगे हमारे पास टोहाना, बी रानिया, सी पेवा, डी नारनौल। दोस्तों तालाबों के नगर के रूप में नारनौल को जाना जाता है और इसके साथ ही इसको बावड़ियों का नगर भी कहा जाता है। दोस्तों अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 360 बावड़ियों का शहर कौन सा है, तब दोस्तों पिंजौर आंसर आएगा उसका हमारे पास। और अगर नहरों का शहर के बारे में पूछा जाए तो आंसर रहेगा हमारे पास टोहाना। पेवा को हरियाणा की गया कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेख चिल्ली किसके धर्मगुरु थे? ऑप्शन रहेगा हमारे पास शेरशाह, बी बाबर, सी शाहजहाँ और हुमायूं। दोस्तों अभी एक क्वेश्चन पहले इसका आंसर मैं अभी बता चुका हूँ। दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास वो रहेगा शाहजहाँ। जो शेख चिल्ली थे वो शाहजहाँ के धर्मगुरु थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है अकबर, बी फिरोज शाह तुगलक, सी बाबर और डी शेरशाह सूरी। दोस्तों कोस मीनारों का निर्माण है वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। और दोस्तों इन्होंने यह निर्माण 1541 में करवाया था और इसको जीटी रोड का नाम भी दिया गया था। दोस्तों शेरशाह ने ही जो डाक प्रथा है उसका प्रारंभ किया था और इन्होंने ही मापन के लिए एक स्केल का निर्माण करवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, नारनौल शहर 15वीं शताब्दी में किसका भाग था? ऑप्शन रहेगा भिवानी, बी जयपुर, सी जीतगढ़, डी रेवाड़ी। दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास वो रहेगा जयपुर। दोस्तों 15वीं शताब्दी में नारनौल शहर जयपुर का हिस्सा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? ऑप्शन है 76%, 96%, 86% और 89%। दोस्तों इसका आंसर रहेगा हमारे पास 86%। हरियाणा की 86% भूमि कृषि योग्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पशु चिकित्सा टीकाकरण संस्थान हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है रोहतक, बी अम्बाला, सी हिसार, डी
कुरुक्षेत्र। दोस्तों इसका आंसर रहेगा हमारे पास हिसार। दोस्तों रोहतक के अंदर तिलियार लेक है, जिसका निर्माण 1976 में किया गया था। और रोहतक के अंदर ही जो हमारे पास रेडियो स्टेशन है, जिसको 8 मई 1976 में ही शुरुआत की गई थी। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपना देश पत्र के संपादक कौन रहे हैं? ऑप्शन रहेंगे हमारे पास श्री राम शर्मा, निकीराम शर्मा, मोहन चोपड़ा और बनारसी दास गुप्ता। दोस्तों इसका आंसर रहेगा हमारे पास बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता ने ही 1958 में हरियाणा केसरी का संपादन किया था और निकीराम शर्मा ने 1930 में संदेश समाचार पत्र का प्रकाशन किया था और श्री राम शर्मा ने 1923 में हरियाणा तिलक समाचार पत्र निकाला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है कि हमारे पास अम्बाला, बी फरीदाबाद, सी पंचकुला, डी गुड़गांव। दोस्तों इसका आंसर रहेगा हमारे पास गुड़गांव। दोस्तों फरीदाबाद को उद्योग सिटी के नाम से जाना जाता है। अम्बाला के अंदर पीर नौगजा की दरगाह है और पंचकुला को नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है। पंचकुला में ही रामगढ़ का किला स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, शमसुम उलेमा की उपाधि अंग्रेजों ने किसे दी थी? ऑप्शन है कि हमारे पास लाला काकाराम, रजिया बेगम, अल्ताफ हुसैन हाली और श्री राम शर्मा। दोस्तों इसका आंसर रहेगा हमारे पास अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली को ही शमसुम उलेमा की उपाधि दी गई थी। लाला काकाराम का संबंध कैथल से है और रजिया बेगम का जो गुम्बद है वो भी कैथल के अंदर ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1947 को कौन सी मस्जिद को मंदिर का रूप दे दिया गया? ऑप्शन है लाल मस्जिद, बी काजी मस्जिद, सी दीनी मस्जिद, डी शीशे वाली मस्जिद। दोस्तों इसका आंसर रहेगा हमारे पास दीनी मस्जिद। दीनी मस्जिद को ही 1947 में मंदिर का रूप दे दिया गया है। दोस्तों यह 1100 वर्ष पुराना मंदिर था और जिसे तुड़वाकर औरंगजेब ने मस्जिद का रूप दिया था और इसका जो द्वार है वो संगमरमर का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भगवान परशुराम ने अनेक यज्ञ कहाँ पर किए थे? ऑप्शन है पीपली, बी पांडु पिंडारा, सी राम राय, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों भगवान परशुराम ने जो यज्ञ है वो राम राय में कराए थे। जो राम राय है वो जींद के अंदर है, पांडु पिंडारा भी जींद के अंदर है और पीपली हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर है। और पीपली चिड़ियाघर 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, वसंत ऋतु के आरंभ होने की सूचना किस त्योहार से मिलती है? ऑप्शन है हमारे पास बैसाखी, बी बड़लिया नवमी, सी सलोनी, डी रामनवमी। दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास वो रहेगा बड़लिया नवमी। बड़लिया नवमी को ही वर्षा ऋतु के आरंभ होने की सूचना के रूप में त्यौहार मनाया जाता है और बैसाखी जो है वो 13 अप्रैल को मनाया जाता है और सलोनी सातम को भाई बहन का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। रोहतक की समृद्धि का उल्लेख कहाँ किया गया है? ऑप्शन है वामन पुराण, बी बौद्ध पुराण, सी जैन काव्य, डी
बौद्ध साहित्य है। दोस्तों इसका आंसर रहेगा हमारे पास जैन काव्य। जैन काव्य में ही रोहतक की समृद्धि का उल्लेख है और हरियाणा के अंदर जो बहने वाली नदियों का वर्णन है वो हमारे पास वामन पुराण में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थल बोर रोहतक से कौन सी मूर्ति मिली है? ऑप्शन रहेंगे हमारे पास पार्श्वनाथ, बी शांतिनाथ, सी चक्रेश्वरी, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास वो रहेगा उपरोक्त सभी। ये सभी मूर्तियां स्थल बोर रोहतक से मिली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हिंदू पुराणों में चिकित्सक धन्वंतरी किसे कहा गया है? ऑप्शन है कि हमारे पास भिक्षु को, बी देवी को, सी राक्षस को, डी ब्राह्मण को। दोस्तों हिंदू पुराणों में चिकित्सक धन्वंतरी देवी को कहा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोपरा से जो अशोक स्तंभ प्राप्त हुआ है उससे कितने अभिलेख मिले हैं? दोस्तों ऑप्शन है कि हमारे पास 5, 6, 7 और 8। दोस्तों इसका आंसर रहेगा हमारे पास 7। दोस्तों टोपरा अभिलेख से हमें जो 7 अशोक के 7 अभिलेख मिले हैं। दोस्तों इसके साथ ही इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि है और जो 8 ऑप्शन में दिया गया है ये हमें हिसार के गुजरी महल से मिलता है और उसमें 8 दिशाओं से आने वाले भागवतों की जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन रहेंगे 1650, बी 1570, सी 1659, डी रहेगा 1669। दोस्तों इसका आंसर रहेगा हमारे पास 1570। दोस्तों रेवाड़ी की जो लाल मस्जिद है उसका निर्माण अकबर के शासनकाल में किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, रोहतक के खोखरा कोट में कौन सी धर्म की मूर्तियां मिली है? ऑप्शन रहेंगे हमारे पास हिंदू धर्म, बी जैन धर्म, सी सिख धर्म, डी मुस्लिम धर्म। दोस्तों इसका आंसर रहेगा हमारे पास जैन धर्म। जैन धर्म की मूर्तियां हमारे पास खोखरा कोट से मिली है और खोखरा कोट से ही सांचे मिले हैं जो सिक्के डालने के होते हैं और रोहतक से ही हमें बलराम की मूर्ति और कुषाण शैली से बना द्वार स्तंभ भी मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, करनाल की सराय किसके शासनकाल की है? दोस्तों इसका आंसर रहेगा हमारे पास हुमायूं, बी बाबर, सी अकबर, डी औरंगजेब। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन इसके अंदर है नहीं। दोस्तों इसका आंसर बताता हूं मैं। जो शांजा है उसके शासनकाल की है। उन्हीं की शासनकाल में 1637 में फिरोज खान ने करनाल की सराय का निर्माण करवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुढ़िया के रंग महल का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन रहेंगे हमारे पास 1530, 1630, 1591 और 1859। दोस्तों बुढ़िया के रंग महल का निर्माण 1591 में करवाया गया था। और दोस्तों अगर बुढ़िया गांव की बात की जाए तो इसकी जो आधारशिला है वो हुमायूं के काल में रखी गई थी और बुढ़िया का जो रंग महल है उसका जो निर्माण है वो सांजा के काल में करवाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली व हरियाणा के बीच विवाद किस नहर को लेकर है? ऑप्शन रहेगा मुन्नक नहर, पश्चिम यमुना नहर, सी जुई नहर, डी भाखड़ा नहर। दोस्तों हरियाणा और दिल्ली के बीच में विवाद है वो हमेशा मुन्नक नहर को लेकर है। जुई नहर वो भिवानी के अंदर है और पश्चिम यमुनानगर से निकाली गई है। भाखड़ा नहर जो है उससे सिंचाई हमारे पास सरसा और
जो टोहाना है उसके उसके अंदर से आती है और इसकी 4 मेन ब्रांच है। जो बरवाला ब्रांच और नरवाना ब्रांच है उसको जो पानी है वो भी भाखड़ा नहर से ही मिलती है। और जो बरवाला ब्रांच है उसकी जो क्षमता है वो 1700 क्यूसिक है और नरवाना जो ब्रांच है उसकी जो क्षमता है वो 2700 क्यूसिक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में चट्टानी तल की मिट्टिया का विस्तार कहाँ पर विस्तृत है? ऑप्शन है कि हमारे पास उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। दोस्तों, अगर चट्टानी तल की मिट्टियों की बात की जाए तो हरियाणा के दक्षिणी भाग में है। अगर गिरिपादीय मिट्टी की बारे में बात की जाए तो हमारे पास उत्तर पूर्वी रहेगा। जो शिवालिक की श्रेणी है वहाँ से उसके तली पे गिरिपादीय मिट्टी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, कृषि का निर्दयी शत्रु किसे कहा जाता है? हाई रेन, मृदा अपरदन, सी मृदा संरक्षण, डी उपरोक्त सभी। तो कृषि का निर्दयी शत्रु है वो मृदा अपरदन को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, मिट्टी की लवणता का ह्रास हो जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है के पास रेह, कलर, दोनों और बिरगही। दोस्तों, इसका आंसर जो रहेगा हमारे पास वो रहेगा रे व कलर। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा की कितने प्रतिशत भूमि क्षारीयता व लवणता से ग्रस्त है? ऑप्शन है कि हमारे पास 43%, बी 45%, सी 33%, डी 47%। दोस्तों, इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा 33%। अगर क्षारीयता व लवणता के साथ सेम की समस्या भी ऐड हो जाए तो हरियाणा की 50% भूमि उससे ग्रसित है। दोस्तों, यही हमारा अंतिम क्वेश्चन था। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।